Luft designer fans. Quality is not expensive, it's priceless. है कि ब्रेस्ट में कुछ तो गांठ फील हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर्स के बहुत टाइप होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस कंडीशन में भी ऐसे केसेस होते हैं। उसको डक्टल कैंसर ऑफ ब्रेस्ट पता चला जस्ट बिकॉज कि उसको स्क्रैचिंग, जस्ट खुजलाहट हो रही थी। वो निप्पल के भी अलग से कैंसर होते हैं। पूरा ब्रेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो निप्पल के भी कैंसर होते हैं। वर्क आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो सिटिंग जॉब की वजह से वेट गेन, पीसीओडी, स्ट्रेस हो गया, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब थोड़ा बंद कर दे तो चांसेस डिक्रीज हो सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो चांसेस कम होती हैं। ऐसा ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग किया तो चांसेस अपने ब्रेस्ट कैंसर्स के कम है। The number of estimated breast cancer deaths are rising in India. और आजकल ओवर द काउंटर चीज़ें मिल रही है, वो कोई मनाही नहीं है, ना कोई पूछता है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड है। तो मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो निप्पल के स्किन में क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने चाहिए? ब्रा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें कैंसर नहीं कर सकती है। ये बातें अभी यंग लोग नहीं समझते वो इवन फॉर 6 months दे आर नॉट रेडी टू ब्रेस्ट फीड। तो ओवर द काउंटर पिल्स ऐसे मिलते हैं कि नॉर्मल पैरासीटामॉल है वो। दोस्तों, कुछ महीनों पहले हमने वुमेन सेक्सुअल हेल्थ पर एक पॉडकास्ट किया था जो हज़ारों महिला ने देखा भी और सराहा भी। आज भी हम एक ऐसे ही ख़ास और नाजुक विषय पर बात करने वाले हैं जिससे डिस्कस करने में महिलाएं अक्सर हिचकिचाती है और उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं में बढ़ते हुए स्तन की बीमारी के बारे में, या ख़ासकर स्तन के कैंसर्स जो एक भयानक रूप धारण कर चुके हैं। लगभग हर साल समूचे भारत में 80,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इस ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है और मौत के घाट उतर जाती है। यूँ कहे लगभग हर 6 मिनट में एक महिला इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है। तो ऐसी बहुत कुछ बीमारियों के बारे में जो ब्रेस्ट से संबंधित है, हम आज बात करेंगे हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर स्मिता जैन से, जो कि एक पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर स्मिता जैन ने आज तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं। साथ ही में वो कई सारे मेडिकल बुक्स में चैप्टर्स भी लिख चुकी है। शी इज़ अ सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट एज अ प्रैक्टिशनर। मतलब एकेडमिक, रिसर्च एंड प्रैक्टिस, ये तीनों डायमेंशन में वो आज सक्सेसफुली काम कर रही है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्मिता जैन मैम का, जो आज हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारी चीज़ें बताएंगी और समझाएंगी भी। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर स्मिता जैन मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मुझे बहुत बुलाने बहुत के स्वागत लिए। है आपका। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जनरली या सामान्य रूप से महिलाओं में ब्रेस्ट के रिलेटेड क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आप आपके रोज़ के प्रैक्टिस में देखते हो, या ज़्यादा कंप्लेंट्स उन चीज़ों की आपके पास आती है? आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो होती है, जो फीमेल्स आती हैं अपने पास, वो है कि ब्रेस्ट में कुछ तो गांठ फील हो रहा है। छोटी गांठ होती है, कभी कभी लोग इग्नोर करने की वजह से वो बड़ी गांठ की वजह से दिखते हैं, वो भी लेके आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन अभी है जो ब्रेस्ट में गांठों की प्रॉब्लम है। कभी कभी छोटी छोटी गांठें उनको फील होती हैं, तो उसकी भी वजह है, उसकी भी प्रॉब्लम्स है, वो जो कॉमन चीज़ें होती है। कभी कभी निप्पल की डिस्चार्ज है, तो निप्पल से कभी पानी के जैसा या कुछ दूधिया टाइप की चीज़ निकल रही है, वो सब की भी तकलीफ़ लोगों को होती है। ब्रेस्ट में सूजन, कभी पेन, उसकी वजह से फिर अपने स्तन के साइज़ में चेंजेस देखने की वजह से भी लोग इस तरह की तकलीफ़ें लेके हमारे पास कॉमनली आते हैं। तो ये जो हैवीनेस जो है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लेडीज़ लेके आते हैं आपके पास? हाँ, वो भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जो ब्रेस्ट में हैवीनेस हो रहा है या एक ब्रेस्ट बहुत भारी सा हो गया है, जो महिलाएं गर्भवती नहीं है उन कंडीशन में भी, जो नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन वर्क में भी रहते हैं
उनका भी यही प्रॉब्लम रहता है कि मेरे ब्रेस्ट काफ़ी हेवी हो गए हैं। कभी कभी पीरियड्स के पहले जो स्पेसिफिक बताते हैं कि भाई हमारे पीरियड्स के पहले हमारे ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाते हैं या हमें उस टाइम पे थोड़ी छोटी छोटी गांठें फील होती है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली लोग लेके आते हैं। कभी ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा एक साइड का जो स्तन है वो काफ़ी भारी हो गया कंपेयर टू दूसरे साइड से, या उनकी साइज़ में भी अंतर हमें दिख रहा है। तो यूजुअली ये सब चीज़ें हैं जो आती हैं महिलाएं लेके प्रॉब्लम। तो इसमें ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ब्रेस्ट कैंसर का जो विषय है, तो ये इसमें ब्रेस्ट कैंसर के कितने तादाद में आपके पास लोग दिखते हैं, और ये ब्रेस्ट कैंसर के कोई टाइप्स भी होते हैं या सब एक ही जैसे हैं? जी नहीं, ब्रेस्ट कैंसर्स के बहुत टाइप होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस कंडीशन में भी ऐसे केसेस होते हैं। हमें लगता है कभी कभी कि ब्रेस्ट में ड्राइनेस की वजह से जो खुजलाहट है वो खुजलाहट है, तो हम नारियल तेल लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ये करते हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी हमारे पास ऐसी यंग पेशेंट भी थी जो सिर्फ 29 ईयर्स की, आईटी में काम कर रही थी। उसको डक्टल कैंसर ऑफ ब्रेस्ट पता चला जस्ट बिकॉज कि उसको स्क्रैचिंग, जस्ट खुजलाहट हो रही थी। तो अभी इस यंग एज में अनमैरिड, आईटी में काम करती हुई लड़कियां, और सिर्फ प्लेन खुजलाहट जो कैंसर के रूप में सामने आया। तो ऐसा ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ें या कोई भी सिम्टम्स को छोड़ सकते हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप नहीं ले सकती हैं या वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकती हैं। बट हमारे को जो भी है छोटी से छोटी चीज़ें, इवन खुजली वगैरह जो भी ब्रेस्ट पे होती है, तो हमें वो डॉक्टर को दिखा के एटलीस्ट चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अगर टाइप्स के बारे में बात करूँ तो आप जो बता रही थी कि कैंसर कौन से किस्म के होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर? अभी कैंसर में देखिए, कैंसर में अपने जो है फैट टिश्यूज़ होते हैं, डक्ट्स होते हैं जिससे मिल्क सिक्रेशन होते हैं, निपल्स होते हैं, उसके ऊपर की स्किन होती है। तो अगर देखें तो डक्टल कैंसर होता है जो जिससे दूध बच्चों के लिए आते हैं, उसमें से उसका भी कैंसर हो जाता है जो हमें थोड़ा लेट पता चलता है। फिर पूरे ब्रेस्ट टिश्यू की भी कैंसर होती है जो एज अ लंप हमको दिखता है, एज अ हाँ। दूसरा होता है कि हमारे को स्किन की भी, ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है उसके भी कैंसर्स होते हैं। अपना निपल्स देखें तो निपल में जो है वो निपल के भी अलग से कैंसर होते हैं। पूरा ब्रेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो निपल के भी कैंसर होते हैं। और निपल के अराउंड जो स्किन है अपना एरियोला जिसको हम बोलते हैं, उसके भी कैंसर होते हैं। तो ब्रेस्ट ऑन द होल आप डिफरेंट वेराइटीज बोल सकते हैं कि डिफरेंट लेवल तक भी कैंसर्स हैं। सिर्फ लंप तक सीमित नहीं, है, लेकिन लंप तक सीमित नहीं है। का ब्रेस्ट का कैंसर अलग से हो सकता है, एकदम हो सकता है। और कभी कभी जैसे हम पढ़ते हैं मेडिकल में कि हमारा ब्रेस्ट टिश्यू हमारे अंडर आर्म तक जाता है या एक्जिला तक जाता है, तो पूरे ब्रेस्ट में कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ लिम्फ नोड की स्वेलिंग भी, जो एक्सिलरी टेल बोलते हैं ब्रेस्ट के, उसमें भी लिम्फ नोड की जो कैंसर होती है उससे पता चलता है कि अच्छा वो लिम्फ नोड में स्वेलिंग है, तो मतलब कहीं ना कहीं कैंसर की तकलीफ है, इसलिए वो स्वेलिंग आई है। तो वो चीज़ें भी कभी कभी छूट जाती है कि भाई ब्रेस्ट में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन सिर्फ एक्जिला में या अपने अंडर आर्म के अंदर में कोई सूजन आई है, उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से भी वो ब्रेस्ट कैंसर में रूप में आती है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे अगर जेनेटिक की बात करें तो कुछ एज है या आपका जेनेटिक घर में किसी को पहले के जनरेशन में है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है क्या, या जो हम लाइफस्टाइल में बदल सकते हैं टू अवॉइड दिस, तो वो पता है। अभी जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री तो रहती ही है कभी कभी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं रहा है कि वो पहले के टाइम पे था कि हाँ जेनेटिकली हम एसोशिएट करते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं रहा है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। किसी किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता, और अभी तो कोई एज लिमिट भी नहीं रही है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। पहले के टाइम पे था कि ठीक है 40, 45, 50 के ऊपर की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी 18 साल 20 साल के ऊपर की बच्चियों को भी, लड़कियों को भी ब्रेस्ट कैंसर्स हो सकते हैं। तो इसमें अभी तो एज का कोई लिमिट नहीं है। दूसरा रहता है कि आजकल हमारा ये रहता है कि हम OCPs या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो लेते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह मशवरा से बहुत लोग वो जो इमरजेंसी पिल आता है, आई पिल 72 आवर्स, ये सब उनमें हाई एस्ट्रोजन लेवल रहता है जो मेन रीज़न रहता है। तो बच्चे आजकल
ये सब बड़े आराम से लेते हैं, और केमिस्ट भी है उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो सब देते हैं, तो वो सब रीज़न भी रहते हैं। एज हो गया, फिर जेनेटिकली म्यूटेशंस में भी देखते हैं, तो अगर फैमिली में ओवेरियन कैंसर भी है किसी को, तो हमको उसके लिए अपना मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई हाँ, अगर ओवेरियन कैंसर है हिस्ट्री में फैमिली में, तो उस कंडीशन में भी हमारे को ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा आज में कोई एज लिमिट नहीं रह गया है, तो ऐसा है। और प्रेगनेंसी में दूध पिलाने के लिए जो पहले रहती थी हमारे नानी दादी के टाइम पे, आप देख लो कि अगर वो बच्चे इतने बच्चे होते थे, इतने बच्चे दूध पीते थे, उस टाइम पे कैंसर की कमी, कैंसर नाम की चीज़ उतनी नहीं थी। हाँ, तो आजकल लोगों में ये है कि एक तो लाइफस्टाइल स्ट्रेस और इनकी वजह से मिल्क का सिक्रीशन कम हो गया है, बच्चे को दूध कम पिलाना है क्योंकि उनको वापस जॉब पे जाना है। तो जितना वो कम होता जा रहा है उतने चांसेस और केसेस बढ़ते जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के। कहीं कहीं बड़े बड़े लोगों को देखोगे कि आप कि वो बच्चों को दूध नहीं पिलाते, सीधा वो मेड या इनके ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं फॉर टॉप फीडिंग, जस्ट बिकॉज कि उनका फिगर ना चेंज हो, फिगर ना मेंटेन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूजुअली मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के बाद थोड़ा अपना ब्रेस्ट जो भी रहता है वो सैगिंग हो जाता है, तो लोग वो भी अवॉइड करते हैं कि हम बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे करके। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आज के मॉडर्न टाइम में लोग स्मोकिंग, इवन गर्ल्स, फीमेल्स, हाई सोसाइटी, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर वर्क आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो सिटिंग जॉब की वजह से वेट गेन, पीसीओडी, स्ट्रेस, ये सब की वजह से सब कंडीशंस बढ़ते जा रहे हैं। फिर पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ में ईस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होते जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? अभी हम एज तो चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक हम चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेशंस जो होते हैं बॉडी में अपने डे टू डे लाइफ स्ट्रेस और चेंजेस में, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बराबर होना चाहिए, दिन भर में एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक या कुछ तो एक्टिविटी होना चाहिए कि हमारा बॉडी उस कंडीशन में स्ट्रेस में ना जाए। फिर हो गया अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सब थोड़ा बंद कर दे तो चांसेस डिक्रीज़ हो सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो चांसेस कम होती हैं, ऐसा ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग किया तो चांसेस अपने ब्रेस्ट कैंसर्स के कम है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, वेट लॉस, एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी, अपना स्मोकिंग, और ये हाई सोसाइटी प्रोफाइल वाले लोग, ये सब चीज़ें जो शो ऑफ वाली चीज़ें वो ना करें तो अच्छा है। कुल मिलाकर ऐसी कोई पिन पॉइंट हम लोग नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है, नहीं वाला है। आज के समय में हम ये कुछ भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ना एज लिमिट रहा, ना कुछ भी ऐसा जेनेटिकली है कि उसको जेनेटिकली उनके घर में था तो अभी इनको नहीं होगा, या फिर कुछ और रीज़न है कि वो अल्कोहल नहीं भी ले रहे हैं तो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। मेरे पास कुछ आंकड़े मैंने कल लिए थे कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम फॉर द ईयर्स 2019 और 2023, द नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ब्रेस्ट कैंसर डेथ्स आर राइजिंग इन इंडिया। 2019 में 74,481 डेथ्स हुए, 2020 76,414, 2021 78,387, 2022 80,000 हो गए, और 2023 में 82,429 डेथ्स। तो ये स्टेडली राइजिंग जैसे हो रहा है हर साल, 19 से अब तक 23 तक का तो रिकॉर्ड है इनके पास। तो ये इसका कारण क्या हो सकता है? हर साल ही बढ़ रहा है। एक जो आपने जो फैक्टर्स बताए वो तो काफ़ी अरसे से है ही है, तो इनका ये बढ़ने का रीज़न क्या होगा? और हाँ बताइए। अभी यही है रीज़न कि एक तो जो इनका फीमेल्स का वर्किंग कंडीशन, लेट मैरिज, वेट गेन, स्ट्रेस और अपना अल्कोहल एंड स्मोकिंग, सोसाइटी शो ऑफ करने के हिसाब से, तो ये इन सब चीज़ें। और दूसरा होता है कि हम लोग देखेंगे कि ये सब जो डेथ जो हमने दिखाया है वो यूजुअली लो सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज़ में से है, या फिर विलेज के गांव दूर दराज इलाकों में से जो है वो उसकी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे आज भी लोग या फीमेल्स
अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर कोई भी बात कर नहीं सकते। इवन अपने पुणे जैसे सिटी में भी बहुत सारे ऐसे जगह ही हैं जहाँ पे फीमेल्स अपने हेल्थ के बारे में बात नहीं करती। इवन आप अपने घर में भी देखोगे तो हमारी वाइफ हो या मदर हो या सिस्टर्स हो या हमारी डॉटर्स हो, वो भी अपने हाँ हाँ हम ठीक है करके बात टाल देते हैं। या डायग्नोसिस की बात करिए आप, जल्दी पकड़ में नहीं आती है, जल्दी बताते नहीं है। हाँ, तो जैसे वो शेयर नहीं करते या वो डिस्कस नहीं करते, उसकी वजह से ये केसेस बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद जब वो लेटर स्टेजेस में आते तब हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं कि हम उनको बचा सकते हैं या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जबकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे ट्रीटेबल है और लोग कई सालों तक बड़े आराम से विदाउट रीअकरेंस रह रहे हैं। बिल्कुल, ये लोगों को पता नहीं है। मेन वही है कि लोग डिस्कस नहीं करते, उनको शर्म आती है, उनको ऐसा लगता है कि अभी ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। एंड ऐसे ही टाइम लैप्स होता जाता है। फिर वो जब बड़े तरीके से या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर उनको बताना पड़ता है, तब जाके वो दिखाते हैं। तब तक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो हमारे हाथ में नहीं रह जाते। मैम, अभी आपने कुछ ट्रिगर्स या रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया। आई रिमेंबर मैं कुछ दिनों पहले FC रोड के एक मेडिकल स्टोर में गई थी। देयर वॉज अ गर्ल जस्ट 20 ईयर्स की होगी हार्डली, एंड शी केम देयर टू बाय पिल 72 आवर्स आपकी जो प्रेगनेंसी ना हो इसलिए। तो ये इसका कितना चलन बढ़ रहा है ये लड़कियों में, और इसकी रिस्क उसके अगेंस्ट कितनी बढ़ रही है अभी, क्योंकि ये बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। अभी जो भी पिल्स है, जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हम कहते हैं जिसको, वो हाई ईस्ट्रोजन लेवल रहता है। ब्रेस्ट कैंसर का मेन रीज़न है कि उसमें जब भी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं तो चांसेस हमारे ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। तो ये जो भी पिल्स है वो हाई ईस्ट्रोजन कंटेंट है। और आजकल ओवर द काउंटर चीज़ें मिल रही है, वो कोई मनाही नहीं है, ना कोई पूछता है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड है। तो गर्ल्स अपना आती हैं और लेके जाती हैं। तो इसकी वजह से वो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वो बढ़ता जाता है। कई कई गर्ल्स जो होती है कितनी बार महीने में एक बार 2-3 महीने के बाद वापस रिपीट करते हैं। हमारे पास इतने बच्चे आते हैं, इतने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं जो हमारे से लिखवा के जाते हैं। लेकिन मैं एज अ पर्सन ये पिल प्रेफर नहीं करती हूँ और ना मैं लिखती हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन दिस कि एक तो ईस्ट्रोजन हाई करके बच्चों को देने का, फिर वो पीरियड्स इरेगुलरिटी, फिर उसके आगे और प्रॉब्लम्स आएंगे। सो आई डोंट प्रेफर। बट हाँ, अभी ओवर द काउंटर मिल रहा है, टीवी पे सब एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, तो दे आर नोइंग कि हाँ क्या हो सकता है। बच्चे आजकल हम एज अ मदर पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद ठीक है, अभी हमारे को अपने बच्चों पे विश्वास है, लेकिन उधर जाने के बाद वो टीवी पे देखा हुआ चीज़, नॉलेज सब वो एक बार ये सब यूज़ करते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम तो आती ही आती है कि भाई वो लेटर लाइफ में एज अ हाई ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से तकलीफ़ें आ सकती हैं। या फिर उस वही प्रॉब्लम है कि या तो वो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ जो उनको ऐसा गांठें छोटी छोटी गांठें ब्रेस्ट में फील होती हैं, या फिर 2-4 महीने या 6 महीने के बाद उनको कभी लम्प फील होता है। तो उस तरह की चीज़ें इसकी वजह से ही हो रही हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा तो केमिस्ट वालों को कंट्रोल करना चाहिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे शुड नॉट गिव वो सब। जैसे हमने बात कही अभी कि लंप लगना, या हमने इसके पहले बात की कि बहुत सारी महिलाएं टाइम पर नहीं बताती ये चीज़ें, हिचकिचाहट भी काफ़ी है, संकोच काफ़ी होता है, जॉइंट फैमिली है, डिस्कशन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कि लक्षण उनके जो दिखते हैं, कौन से ऐसे लक्षण महिलाओं ने खुद होकर देखने चाहिए कि ये मुझे है तो शायद मैं इस राह पे अभी जा रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि लक्षण कौन से हर महिला ने देखने चाहिए। पहला तो है कि लंप फील होना, कि अगर ब्रेस्ट में गांठ फील हो रही है, इवन छोटी छोटी गांठें जो पीरियड्स के पहले नॉर्मली हो जाती हैं, फिर पीरियड्स ख़त्म होने के बाद वो गांठ चली जाती है, बट उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लेटर स्टेज में कभी ना कभी गांठ बन जाती है और डीप सीटेड रहती हैं, तो हमारे को हाथ से पता नहीं चलती है। तो इवन वो छोटी छोटी गांठों के लिए भी आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर एक बार गांठ हो गई, आपको पूरे ब्रेस्ट में चेक करना चाहिए, तो गांठ है
तो उसको ये नहीं करके कि हाँ ये सिंपल होगा, कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं। इवन प्रेगनेंसी में जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भी अगर आपको गांठ फील होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए, या घर में ऐसे लोग नहीं बोलने चाहिए कि दूध की गांठ हो गई होगी। उस चीज़ को भी अपने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है वो दूध की गांठ हो, लेकिन हो सकता है वो कुछ और भी हो सकता है जो हमारे को पता नहीं चल रही है, जो अभी उभर के आई है। ये हो गया। फिर स्किन में जो चेंजेस होते हैं, कभी कभी स्किन में अपने ऑरेंज पील के जैसा जो होता है वो ऐसा उबर खाबर चीज़ें होती है, वैसी अगर हाँ स्किन में ब्रेस्ट स्किन के चेंजेस हो, या फिर अगर कहीं पे कुछ अल्सर है जो बहुत दिनों से है, कुछ घाव है जो बहुत दिनों से है और वो हील ही नहीं हो रहा है, इवन हम ड्रेसिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो उन सब चीज़ों को नहीं छोड़नी चाहिए। फिर निपल में से अगर कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, इवन दूध या डिस्चार्ज हो, पानी जैसा हो, या एक बूंद कभी ब्लड भी आया हो, तो उन चीज़ों को हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी अंडर अभी हम लोग ब्राज पहनते हैं तो उसके बाद भी ये कभी कभी टाइट रहती है, उसकी वजह से स्क्रैचेस होते हैं, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो स्क्रैचेस हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो इवन दैट। और फिर आर्म पिट, अपने एक्सिलरी रीजन में अगर कुछ स्वेलिंग है या कुछ सूजन है या कुछ पेन है या सिंपल पेन भी है, डल लीकिंग पेन है जो महीनों 15 दिन 20 दिन महीनों तक चल रही है, उस कंडीशन में भी इन सब चीज़ों को एक बार डॉक्टर से जाके चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई सिम्टम ऐसा नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। बराबर। तो समूचे बॉडी में भी कुछ और इसके लक्षण दिखते हैं कभी ब्रेस्ट के अलावा? प्रॉब्लम ब्रेस्ट में है लेकिन कहीं और शरीर में वो दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखता है कि हमारे अभी गर्दन की इधर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कभी कभी स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स यानी जो गांठें हमारे नॉर्मल जो छोटी होती है शरीर के अंदर जो तो वो गांठें हम कभी कभी गर्दन के अराउंड फील कर सकते हैं, या आर्मपिट में फील कर सकते हैं, या ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, या स्किन का डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उन कंडीशन में भी अपने आप को एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है कि मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। रेयर कंडीशन में ऐसे कंडीशंस भी हैं जहाँ पे लोग बोलते कि अरे वो तो मोटा है इसलिए उसके ब्रेस्ट ऐसे बढ़े हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है, बट देयर कैन बी सम रीज़न कि उसके पीछे क्या है। तो ऐसा आज के टाइम में ये भी नहीं है कि मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकते। ये तो नया है, मतलब ये इतना नोन नहीं है, इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। होगा नहीं ऐसा नहीं हाँ, है। ऐसा भी ऐसा नहीं है। 1 in 10,000 है कंडीशंस, तो ऐसा रेशियो है लेकिन अगर मेल्स में भी ये सारे लक्षण नजर हाँ आते हैं, बाई चांस अगर ऐसा लगता है कि उनको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या कुछ ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे चोट लग गई थी ऐसा, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता सिर्फ फीमेल में होगा ऐसा नहीं, मेल्स भी है। रेयरली है कंडीशन, लेकिन हो सकते हैं। तो टाइम टू टाइम ध्यान रखना सिम्टम्स पे और चेकअप करवाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मैम अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात निकली है तो सबसे कॉमन एक लोग बोलते हैं कि खुद को खुद का पता होना चाहिए, जैसे कुछ लोग इसे इग्नोर भी करते हैं, बट एक हर फीमेल के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टू बिकम अवेयर, अगर कुछ आपको लंप लग रहा है तो या हेवीनेस है तो उसके लिए सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE, ये कैसे करना चाहिए? अभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हम तो जब भी पेशेंट्स आते हैं या लड़कियां आती हैं तो उनको हम बताते हैं। उसमें क्या है, आप जब नहाने जा रहे हो तो मिरर के सामने खड़े होके हाथों के पोजीशंस होते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो। एक हाथ कमर के ऊपर होना चाहिए, देन यू शुड चेक राइट विथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट विथ राइट हैंड, वैसा। फिर सर के पीछे रखना चाहिए हाथ, तो उसके बाद आप ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हो। फिर ब्रेस्ट को लंप, जब भी हम हाथ ऊपर करते हैं तो हमको अंडर द ब्रेस्ट एरियाज़ के भी पता चलते हैं कि भाई कुछ है या नहीं है। उस कंडीशन में फिर निपल्स वगैरह को डिस्चार्ज है या नहीं है वो सब प्रेस करके देख सकते हैं। बट इट शुड बी वंस इन अ मंथ कंपलसरी होना ही चाहिए। और कभी भी कुछ भी लंप फील हो तो तुरंत जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा रहता है। इसकी एक टाइम भी होती है कि जैसे पीरियड्स के 10 से 11 दिन के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेटर अपने को फील हो जाता है कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ हमारे कैसे हैं। तो यूजुअली पीरियड्स ख़त्म होने के 4 से 5 दिन के बाद कंपलसरी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। नॉर्मली ये फिर कौन से एज से शुरुआत करनी चाहिए एग्जामिन करने की? या तो 20 साल से करो या फिर आप ऐसा कुछ उसमें नॉर्म्स है? तो 20 साल 18 साल जैसे बच्चे अडल्ट हो
उनको तो बताना हर चाहिए। महिला के लिए कंपल्शन है, चाहे वो कौन से भी एज की हो, 20 की हो या 50 की हो, आपको महीने में एक बार करना ही चाहिए। और ये सिर्फ खड़े खड़े होता है, लेटे हुए इसका लेट के भी हो सकता है, आप स्लीपिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को विजुअलाइजेशन के हिसाब से मिरर के सामने आपको निपल में चेंजेस, बहुत बार ऐसा विजुअलाइजेशन होता नहीं है, लेकिन इफ़ यू कैन फील लाइन डाउन के बाद अब आप फील भी कर सकते हो, तो भी उसका एक हाँ, अलग तो उसमें फिर आप सिर्फ फील कर सकते हो, अगर स्किन में चेंजेस है वो नहीं दिखती हैं। सो इवन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर बाथरूम में मिरर नहीं है तो अलमारी वगैरह में हमारे मिरर रहता ही रहता है, तो रूम बंद करके आप एटलीस्ट मिरर सामने खड़े होके, क्योंकि आप फील कर लोगे सो के कि ब्रेस्ट की टिश्यूज़ कैसे हैं, बट स्किन में चेंजेस है, निपल के स्किन में चेंजेस है, वो आपको सिर्फ देख के पता चलेगा। तो इसलिए मिरर के सामने खड़े होके ज़रूरी है। तो निपल के स्किन में क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने चाहिए? या तो उसमें चुन्नट कैसी होती, पकरिंग जैसे हम बोलते, चून जैसे हो जाती है, वैसा हो जाता है, या ड्राइनेस की वजह से अपने सूखे सूखे स्किन हो जाते हैं, अल्सरेशन जैसे, फिर अल्सरेशन हो जाते हैं, फिर निपल डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होता है उसके अंदर से। कभी कभी नॉर्मली हमने प्रेस भी नहीं किया फिर भी हमारे कपड़े में कभी कभी ऐसा लगता है कि गीलापन है या चिपचिपाहट वाली चीज़ें निकल रही हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं निपल्स की। इन शॉर्ट, जो भी नॉर्मल नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ पहले नहीं हुआ है और अब हो रहा है, तो आप चौकन्ने हो जाओ और एग्जामिनेशन खुद का कर लो, या फिर डॉक्टर से करवा लो, या उनसे एक बार तो जाके मिल लो कि भाई हो सकता है कुछ ना हो, बट शुड नॉट लीव इट अनट्रीटेड या या अनअटेंडेड। एटलीस्ट सीख लो डॉक्टर के पास जाके कि उसे सेल्फ एग्जामिनेशन कैसा करना है, दैट एटलीस्ट कैन बी बिल्कुल, डन। वो तो हर कोई कर सकता अब अभी तो ऐसा होता है कि आजकल तो लड़कियों को स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ऐसे एनजीओज हैं जो उनको जाके सिखाते हैं। इवन हम जो है वो आईटी सेक्टर्स वालों में जाके उनको बताते हैं, या फिर हम सीएमईज वगैरह करते हैं कि दे शुड नो हाउ टू डू। या तो आजकल जैसे आपने बताया कि हर किसी को कभी भी हो सकता है, कौन सी भी कोई उम्र भी हो सकता एज है, लिमिट नहीं limit रहा नहीं अभी। है। तो ये अवेयरनेस महिलाओं में होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने बीएससी देख लिया, सेल्फ एग्जामिनेशन है, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में या बाकी सेंटर्स में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा सुविधाएं रहती है टेस्टिंग करने के लिए, जैसे सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, या और ऐसी कौन सी सुविधा होती है? अभी हमारे पास एक तो मैमोग्राफी है जो बहुत ही कॉमनली लोग मैमोग्राफी बोलते का हैं। एग्जैक्टली कैसे करते हैं आप, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा क्या मैमोग्राफी में क्या होता है, जो ब्रेस्ट रहता है ना, उनको दो प्लेट्स के बीच में हम प्रेस करके उसके एक्सरेज पिक्चर्स लेते हैं। अच्छा। तो उसमें हमें पता चलता है कि अगर कुछ नोड्यूल्स है या कुछ हाइपरडेंस या हाइपोडेंस एरियाज है तो वो हमें दिखता है ब्रेस्ट में, प्रेशर दे के हमको उस करते हैं। सोनोग्राफी से अलग है चीज़? हाँ, ये सोनोग्राफी से अलग चीज़ है। सोनोग्राफी में जो नॉर्मल अपना हम एब्डोमेन यूट्रस के लिए करते हैं सोनोग्राफी, वैसे ही है, उसकी अलग प्रोब होती है, हम उसमें ब्रेस्ट टिश्यू का सोनोग्राफी करके इवन इंक्लूडिंग द निपल्स एंड एवरीथिंग हम करते हैं अप टू द एक्सिलरी रीजन। फिर दूसरा होगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे, तो हम उसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी करके देखते हैं कि वेदर उनमें BRCA1 BRCA2 कौन से स्टेजिंग पे है या नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग के बाद? जेनेटिक टेस्टिंग में, हाँ जी। तो उसमें भी ग्रेडिंग्स होते हैं, तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से फिर वो हम पता कर सकते हैं कि वेदर दे आर प्रोन और नॉट प्रोन टू इट। तो ऐसा है। फिर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है तो उसमें भी फिर हम ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि उसमें भी ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से है। तो मैमोग्राफी, सोनोमैमोग्राफी और जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब तीनों चीज़ें हैं। दूसरी है कि अगर हमारे एज के हिसाब से भी लोग कि मैमोग्राफी हमारे को जैसे 45 क्रॉस किया तो एवरी ईयरली करवाना चाहिए। पूछ रहा था कि मैमोग्राफी करना ये कब से शुरू करनी चाहिए महिलाओं को? यूजुअली 45 के बाद आप ईयरली कर सकते हो, आप करना चाहिए। एक तो कि हमारा मिस नहीं होना चाहिए, एज अ एनुअल रूटीन ब्लड चेक जैसे हम करते हैं ना, उसमें मैमोग्राफी आप देखोगे कि आजकल एनुअल हेल्थ चेक में भी उन लोगों ने इंक्लूड करके रखा है कि मैमोग्राफी करना है। तो 45 के बाद हम प्रेफर करते हैं कि एक साल में एक बार तो होनी ही चाहिए। 40 इयर्स के नीचे है तो वो उनके ऊपर है कि इफ़ दे वांट टू गेट स्क्रीनिंग तो दे कैन डू ऐसा। सोनोमैमोग्राफी की जो रहती है वो 40 के बाद आप कभी कर सकते हो, एक साल में एक बार करना ज़रूरी है, वो भी 40 प्लस रहा तो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो करना वो ज़रूरी है। मैमोग्राफी से बेटर सोनोमैमोग्राफी होता है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स वो प्रेशर की वजह से
दूसरे सोच में रहते हैं कि वो प्रेशर की वजह से कैंसर हो रहा है तो दे प्रेफर सोनोमेमोग्राफी। तो सोनोमेमोग्राफी ज़्यादा अच्छा रहता है। डेंस ब्रेस्ट टिश्यू, जिनके ब्रेस्ट हैवी रहते हैं, उसमें सोनोमेमोग्राफी ज़्यादा अच्छा काम करता है मेमोग्राफी से, क्योंकि उसमें टिश्यूज़ बेटर हमको दिख जाते हैं। तो ऐसा है। और जेनेटिक की बात का तो एक ही बार करना पड़ता होगा। जेनेटिक एक ही बार करना पड़ता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एक बार कर लिया। तो अभी ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में? ऐसा क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि जिससे हम इससे प्रिवेंट कर सके? अभी इसके लिए पहले तो हमको एक्टिव होना चाहिए। दिन भर में कभी ना कभी थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के एक्टिविटी में अपने को इंक्लूड करना चाहिए। एक्टिविटी इन द सेंस कि वॉकिंग, जॉगिंग, जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए। वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं चाहिए अपने को। दूसरा, खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई हम बाहर की जंक फूड्स ज़्यादा नहीं खा रहे हैं उसकी वजह, क्योंकि वो सोया सॉस, उसमें भी फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। फिर सोयाबीन्स जो है उसमें भी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर अपना जो भी अगर कभी भी ऐसा तकलीफ़ है तो वो डिस्कस करना चाहिए कि हाँ क्या तकलीफ़ है, नहीं है वगैरह। और एक एज होने के बाद तो अपना कंपलसरी अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी देना ज़रूरी होता है। और बाकी टाइम टू टाइम चेकअप, जैसे आप ब्लड के लिए करते हो उस तरह से अपने आप के लिए भी महीने में एक बार, एक दिन निकाल के वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो ही करो। मैम, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वेयरिंग अ राइट ब्रा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेस्ट हेल्थ? ये बहुत ही बड़ा मिथ है जो आज बहुत ही टाइम से चल रहा है। जब हमने मेडिकल नहीं की थी तब भी हमारे दिमाग में यही चलता था कि ऐसा है वैसा होता है। बट ब्रा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें कैंसर नहीं कर सकती हैं, ऐसा है। वो लोग कहते हैं कि हम अंडरवायर पहन रहे हैं तो उसकी वजह से, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है कि अंडरवायर्स की वजह से दे आर हैविंग मोर ब्रेस्ट कैंसर कंपेयर टू नॉट। हाँ जी, होता है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। दूसरा भी मिथ ये है कि ब्लैक कलर की ब्रास नहीं पहननी चाहिए कि उससे ये हो सकता है। तो वो सब चीज़ें सब र्यूमर मिथ है, कुछ भी उसमें रिलेटेड नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट जेनेटिकली प्रोन, आपकी एज या कुछ भी ऐसा है तो यू आर नॉट विद द ब्रा, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ कैंसर। दिस इज तो ट्रूथ विच वी नो। बट नॉर्मल कॉमन पीपल को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उनके पास ये क्वेश्चन रहता है। जो ये क्वेश्चन हमारे पास भी था जब हम 10th-12th में थे। नॉर्मली अभी जैसे आपने बात कही कि लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अल्कोहल को क्विट करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, टाइम टू एक्सरसाइज करनी है, ये सब है। और एक मेरे दिमाग में एक चीज़ थी काफ़ी टाइम से कि ये जो भी आजकल का चलन है लड़कियों का कि लेट मैरिज जिनका होता है कि वो करियर पे ध्यान दो, 25 साल, 26 साल, 28 साल के बाद लेट मैरिज करते हैं। उसके बाद उनको बच्चा होता है, फिर वो बहुत बार जैसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया पहले। तो ये लेट मैरिजेस का कैंसर से कोई डायरेक्टली संबंध आता है, नहीं आता है? नेचुरली लेट मैरिजेस होते हैं, फिर लेट कंसीव होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है, तो उसकी कंडीशंस की वजह से दे आर गेटिंग, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन लेवल्स जब हम आप जैसे हमें पता है कि मेनोपॉज के टाइम पे हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो नेचुरली इवन 25-26 तो आप बहुत ये बोल रहे हो। आजकल जब भी हमने देखा है अपने इसमें जो डेली प्रैक्टिस है उसमें कि आईटी वाले तो 30, 32, 35 के बाद शादी करते हैं। तो वो तो यूजुअली अभी क्या है कि मेनोपॉज भी जल्दी आने लगा है। तो मेनोपॉज जल्दी आने लगा है तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लेट मैरिज और लेट कंसेप्शन की वजह से चांसेस और जो केसेस बढ़ रहे हैं वही रीज़न उसकी वजह से। फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। 4 महीने का मैटरनिटी लीव है, हमें वापस जाना है काम पे, हम नहीं फीड करा सकते। वो 4 महीने में बच्चों को टॉप फीड करते थे, जबकि हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी जो है 2-2 साल तक फीड, हाँ, तो कम से कम फीड होना ही चाहिए। ये बातें अभी यंग लोग नहीं समझते वो इवन फॉर 6 months दे आर नॉट रेडी टू ब्रेस्ट फीड। वो अभी बोलते नहीं, पीडियाट्रिशियन ने तो बोला है कि कर सकते हैं हम लोग ऐसा।
तो बट दैट इज़ नॉट द केस। पीडियाट्रिशियन भी कभी नहीं बोलते कि आप इतनी अर्ली वीनिंग चालू कर दो, कोई भी पीडियाट्रिशियन ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन अभी उनका है कि नहीं, हमको वापस जाना है, करियर है, ये है, वो है। सो दे आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली। इट हैज़ बीन प्रूवन कि ब्रेस्ट फीडिंग आप जितना करोगे उतना आपके चांसेस भी वैसे चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं, हाँ, चांसेस कम हो जाएंगे। and it is good for that baby's health also. हाँ एग्जैक्टली, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप भी बीमारियों से बचते हो, तो दोनों तरफ से फ़ायदा। लेकिन ये और दूसरा ये भी मिथ है ना कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो हमारा जो सैगिंग होगा, ये होगा। लेकिन वो भी मैं क्लियर करती हूँ कि अगर वो जितना ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, उनका जो वेट गेन है वो वापस नॉर्मल पे जल्दी आ जाएगा। जो लोग हमसे पूछते हैं कि अभी हम वेट लॉस के लिए क्या करें, तो ब्रेस्ट फीडिंग किया तो उससे वेट लॉस भी होता है, वो नहीं समझते वो। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं अभी, जैसे सर ने भी स्टैटिस्टिक्स दिए, क्या ट्रिगर्स है उसके पीछे इंडियन कल्चर के हिसाब से, और क्यों बढ़ रहे हैं इतना यहाँ पे और भी? इसके रोकथाम के लिए और आगे केसेस ना बढ़े क्या करना चाहिए? ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से हो या बाकी समाज की तरफ से हो, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? अभी सिटीज़ में या टाउन्स में या मेट्रोज़ में बोलो तो लोगों को अवेयरनेस है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमारे गाँव में या जो दूर दराज एरियाज़ है जहाँ पे। लेकिन गांव में एक हो सकता है कि वहाँ जल्दी मेडिकल हेल्प ना मिले, लेकिन गांव की अगर हम लोग लाइफ की बात करें, जो शहरों की लाइफ अगर कंपेयर करते हैं, तो वहाँ तो स्ट्रेस ज़्यादा है नहीं, वहाँ जंक फूड ज़्यादा है नहीं, वहाँ कोई रात भर कोई टीवी लगा के देखता है नहीं, आईटी का कोई टेंशन है नहीं, तो फिर उनमें ज़्यादा प्रमाण में दिखने के क्या कारण? वहाँ पे लोग बातें नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि या तो ये कुछ गलत चीज़ है जो हमने की है, वो हमारी वजह से हमको हुआ है। अच्छा, या फिर अच्छा, हाँ, ऐसा। या फिर वो चीज़ें वो सामने अपने हस्बैंड को नहीं बताती हैं क्योंकि पैसे की बात आती है, खर्चे बढ़ेंगे, ऐसा हो। फिर उनको ये लगता है कि हम ये चीज़ें कैसे डिस्कस कर सकते हैं किसी से, वो हमारे ही ऊपर हमको ही बोलने वाले हैं कि ये तुम्हारी ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी ही कुछ गलती है। अच्छा। जो अभी तक बैक थिंकिंग है अपना गाँव में या दूर दराज के इलाकों में, तो उसकी वजह से वो चीज़ें अंदर रह जाती हैं और जब बहुत बढ़ जाता है तब सामने वो आते हैं। काउंसलिंग भी साथ साथ करनी चाहिए, मुझे लग रहा है इन चीज़ों और वहाँ हमारे गांव वगैरह में पीएचसी सेंटर्स पे डॉक्टर्स होते हैं, नहीं होते हैं, या दूर, इतना गांव से इतनी दूर होती है पीएचसी सेंटर्स की, लोग जाना आना, ट्रैवलिंग, कॉस्टिंग, ये सब करके जाना नहीं चाहते कि वो लोग बड़े बड़े टेस्ट लिखेंगे जो हम कर नहीं सकते, उसके लिए वो शहर नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से वो सब चीज़ें हैं। बाकी अपने टाउन, सिटीज़, मेट्रोज़ में तो स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जंक फूड्स ज़्यादा हो गए हैं खाने पीने के लिए। फिर अभी जैसे मैम ने बोला कि पिल्स की बात, तो ओवर द काउंटर पिल्स ऐसे मिलते हैं कि नॉर्मल पैरासीटामॉल है वो, तो उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। फिर लेट मैरिज, ये सब चीज़ें, लेट कंसेप्शन, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो सब भी चीज़ें हैं। कहीं से इनका सब कॉलेजेस में जाके या स्कूल्स में जाके पहले से एक माहौल तैयार करना चाहिए। सब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें फ्रॉम बेसिक्स आपको सिखानी चाहिए कि आगे जाके आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अभी क्या हुआ है कॉलेजेस में, जो जैसे आपने कहा कि जो लोग बाहर रहते हैं घर से दूर सीखने के लिए, या इवन लोकलाइट्स भी हो, तो ये यंग एज में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई विद डिफरेंट पार्टनर्स। यस, वो एग्जीक्यूटिव होती है कि क्या है नहीं है, दे डोंट थिंक कि व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर नॉट डूइंग। दे थिंक कि ठीक है जो होगा बाद में देखेंगे, तो बट दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट हैपन्स लेटर, ऐसा। तो वो एक इश्यूज तो है ही। और जैसे अभी जैसे सर ने बोला कि हमें स्कूल कॉलेजेस में बतानी चाहिए, तो जैसे आजकल अभी देखोगे आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर स्कूल्स में लोग डॉक्टर्स जाके बातें करते हैं, बताते हैं गर्ल्स को। तो एट द सेम टाइम यू शुड टॉक कि भाई आप 10th 12th के बच्चे हैं, उनमें उनके चैप्टर्स में आजकल इंक्लूडेड है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उस कंडीशन में जहाँ आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन बता रहे हो, वहाँ पे आप ब्रेस्ट के बारे में भी उनको अवेयर कर सकते हो कि बच्चों को गुड टच बैड टच का बताया जाता है, तो ये बड़े बच्चों में भी ये अवेयरनेस हो जाना चाहिए। अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए आप जा ही रहे हो बताने के लिए, आप टॉक दे रहे हो, तो आप एक
ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट केयर के बारे में भी उनको बता सकते हो, सो दैट दे आर अवेयर। ठीक है 10th में छोटे हैं वो लोग, लेकिन दे शुड बी, वो उनके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ हमारे को इस चीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पेन है, तो एटलीस्ट पेरेंट्स से बात करनी या डिस्कस करना है। तो ये सब चीज़ें दोनों साथ में हम कर सकते हैं। अभी आप जैसे बोल रहे थे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्टेट वाइज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे इसमें मॉनेटरी हेल्प है गवर्नमेंट की वजह से फॉर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स है। अभी एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसमें कंडीशन में कितने सारे स्क्रीनिंग्स होती है वुमेंस की, उस कंडीशन में अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अभी नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज अभी 2024-25 की बात है जो रीसेंट है, उसमें 3.6 करोड़ फीमेल्स को स्क्रीन किया है। उसमें 7200 पेशेंट्स मिले हैं स्क्रीनिंग में, जिनकी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से चालू हुई है। फिर अपना 23-24 के केसेस में तो उस कंडीशन में 3.6 करोड़ वापस स्क्रीन हुए थे फीमेल्स, बट उस टाइम पे केसेस कम थे। अभी उस टाइम पे सिर्फ 3175 लोगों को ही कैंसर के लक्षण मिले थे जो ट्रीटमेंट पे थे। तो आप अभी देख सकते हो कि जस्ट डबल से भी ज़्यादा है। मतलब 23-24 के बीच में जो है वो 3000 मिले, सेम 3.6 करोड़ में, एंड 24-25 में 3.6 करोड़ में हमें 7200 केसेस मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर स्टेट के अलग कैंसर प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे वो 3 से 4 लाख अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए करते हैं जो गाँव में। हाँ, सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोग उसके वही बारे में इतने उदासीन रहते हैं। हाँ, फिर गवर्नमेंट की तरफ से एड भी रहता है स्टेट्स वगैरह को कि 30 से 40 लाख का मॉनेटरी हेल्प है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो कुछ काम अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इशू हो रहा है जो अगर जितना लोग ज़्यादा जानते हैं तो करते भी ये काम, पता ही नहीं तो करना क्या है तो क्या करेंगे। और बिना डरे इस बात को डिस्कस करके सॉल्व करना चाहिए। वही है ना, वो अंदर से शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ एटलीस्ट बात करेंगे तो उसका कुछ तो उपाय हल निकलेगा। और हम बार बार यही बोलते हैं कि कैंसर ब्रेस्ट के ट्रीटेबल है, वो जितनी जल्दी पता चलेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगी। इसके बारे में बात कर रहा था कि ट्रीटमेंट वाइज हमको भी जानना पड़ेगा। हमने सब लक्षण देख लिए, इसके कॉजेज़ क्या क्या देख लिए, तो कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए? अभी इसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट को हम देखें ब्रेस्ट कैंसर में, तो ऑपरेशन, लिम्फ नोड रिमूवल जो रहता है, जितना एक्सटेंशन है वो सब देखना ज़रूरी है। अभी ऑपरेशन के बाद कितनी सीवियरिटी है वो हमें पता चलती है, उसके हिसाब से फिर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी क्या देना ज़रूरी है या दोनों देना ज़रूरी है, वो हमें सीवियरिटी के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है। तो ऑपरेशन के अलावा इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है कि वो ऑपरेशन नहीं किया सिर्फ कीमोथेरेपी से ठीक हो जाएगा या रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वैसा हो सकता है। कभी कभी तो इतना भी होता है कि जो पेशेंट्स अनमैरिड हैं उनके ओवरीज, जैसे हमें पता है कि हार्मोनल चेंजेस ओवरीज से भी होते हैं, हार्मोनल्स निकलते हैं, हार्मोन्स वगैरह। तो उस कंडीशन में अनमैरिड फीमेल्स के भी हमको ओवरीज निकालने पड़ते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द हार्मोन सिक्रेशन, सो दैट ब्रेस्ट कैन बी प्रिजर्व्ड, या ब्रेस्ट के कैंसर के ऑपरेशन के पहले वो हार्मोन बंद हो जाए ताकि शरीर में जो भी बचा है ब्रेस्ट टिश्यू उसमें वापस से कोई तकलीफ़ ना हो। या जो सिवियरिटी है कि हम कौन सी सिवियरिटी तक पहुंच गए हैं कि हमको ये भी रिमूव करना पड़ेगा, तो ऐसा है। ऑपरेशन जैसे आप कह रहे थे, तो ऑपरेशन में सिर्फ ऐसा कंसेप्ट समझ है कि ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, वो एक ऑप्शन है या और ज़्यादा भी ऑप्शंस इसमें है? हर कंडीशन में ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी नहीं होता। ये बहुत बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट लोगों में है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो पूरा ब्रेस्ट निकाल देंगे, बट वैसा नहीं है। अभी यंग फीमेल रहती हैं तो हम ट्राई करते हैं या तो प्रिजर्व करने के लिए, अगर बाई चांस कि हमारा वो पूरा ब्रेस्ट इन्वॉल्व है उसमें, तो हम ब्रेस्ट निकालते हैं, लेकिन हम उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं अपने बॉडी के सेम टिश्यू से। हम अपने पीठ के मसल्स को आगे पुल डाउन करके उनको ब्रेस्ट का शेप, यस,
जी, तो वैसा है नहीं। तो जो लंप है और 1 सेंटीमीटर्स अराउंड द लंप, द कैंसर फ्री एरिया, उतना ही निकालते हैं ताकि वो ब्रेस्ट भी प्रिजर्व हो जाए एंड कॉस्मेटिकली भी जो फीमेल का फिगर है वो वैसे ही दिखे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अगर कैंसर ब्रेस्ट का है तो हम पूरा ब्रेस्ट ही हटा देंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, लंप कितना बड़ा है, कितना एक्सटेंट है, उसके ऊपर है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक ही पोर्शन से निकालते हैं, एक ही चंक निकालते हैं, उसके बाद से और कोई तकलीफ़ नहीं होती फिर। वही लोग इसी डर से भी नहीं बताते होंगे ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा, आगे कैसा होगा, कॉस्मेटिक पर्पस है उसका। तो ये अच्छी बात है कि पूरे ब्रेस्ट अगर मान लो निकालने भी नौबत भी आ हाँ, जाए तो आपको प्लास्टिक options हैं। सर्जरीज है, प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हम वो वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपनी बॉडी के ही मसल्स को हम इधर से उधर करके सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, जबकि वो बॉडी में ही अटैच्ड है। तो वो आप कॉस्मेटिकली भी मेंटेन कर सकते हैं उनको। तो वो एक रॉन्ग कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो एटलीस्ट हो सकता है कि फिर फीमेल्स बात करें उस चीज़ को लेके। और कीमोथेरेपी के लिए जो अभी लोग फीमेल्स डरती है, कैंसर के बारे में बात करने के लिए डरना इसी चीज़ का डर होता है कि मुझे अगर हो गया तो मैं इन सब चीज़ों को टॉलरेट कैसे करूँगी और हाउ आई विल गो थ्रू इट। मतलब वो मुझे कैंसर है या नहीं है ये सोचते भी नहीं, सिर्फ इस एक शब्द के डर की वजह से कि वो आगे नहीं जाते। बट फिर भी आजकल सुना है कि कीमोथेरेपी टैबलेट्स के थ्रू या कुछ नया उसमें इन्वेंशन आया है कि विच इज़ लेस पेनफुल, तो उसके बारे में आप हमें आज बताइए। कीमोथेरेपी में मेडिसिन्स तो पहले से ही हैं। हाँ, तो कीमोथेरेपी का मतलब ही होता है कि वो मेडिसिन्स अभी वो वेन से दें या टैबलेट फॉर्म में, तो टैबलेट फॉर्म्स भी है, तो उसमें टैबलेट्स की ले सकते हैं। रेडियोथेरेपी कभी कभी हो सकता है पेनफुल हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। बट कीमोथेरेपी इज़ नॉट सो पेनफुल। अभी हम जैसे नॉर्मल सलाइन लगाते हैं, वो मेडिसिन्स जो भी कीमोथेरेपी की रहती है वैसे ही जाती हैं। टैबलेट्स आप आराम से ले सकते हो, तो टैबलेट्स लेने में भी कोई उतना पेनफुल नहीं होता है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन, वो साइड इफ़ेक्ट्स में एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस लोगों को ज़्यादा होती है। तो वो ज़्यादा इसलिए है कि वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि वो स्ट्रेस इंड्यूस गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो जाता है मेडिसिन इंड्यूस गैस्ट्राइटिस से। तो मेडिसिन्स वगैरह हैं तो आराम से ले सकते हो, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और अभी तो रीसेंट एडवांसेस इतने हो रहे हैं कि न्यू चीज़ें आ रही हैं जिसमें पेशेंट्स को कम से कम तकलीफ़ हो और कंप्लायंस बढ़े उनका, कि वो आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं वैसा। इन सबसे थोड़ा एक हटके मैं आपको पूछना चाहूँगा, अभी कैंसर की हमारी बात हो गई, बहुत बार महिलाओं में, यंग लेडीज़ में ऐसे ब्रेस्ट आर अंडर डेवलप्ड, यानी साइज़ के नहीं होते, या किसी किसी में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट दिखाई देते साइज़, तो उसके लिए ऑप्शंस कोई है प्रॉपरली आपके पास महिलाओं के लिए? नहीं, ये भी जेनेटिकली रहता है। अगर पेरेंट्स मदर को ब्रेस्ट डेंस है तो यूजुअली गर्ल्स को डेंस ब्रेस्ट होते हैं, जो हेवी ब्रेस्ट हम बोलते हैं बच्चों को, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अंडर डेवलप्ड है या तो माल न्यूट्रिशन है या तो प्रॉपर केयर नहीं है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आजकल ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती बहुत मार्केट में से गोलियां भी आती है, ऑयल भी आते हैं जो दावा करता है कि साइज हैं। बढ़ा के वो देंगे। उन सब चीज़ों पे प्लीज़ लोग लेते ना भी जाए। हैं। हाँ। उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। ना एक्सरसाइज इन चीज़ों को चेंज कर सकती है, ना कोई मार्केट में अवेलेबल तेल या कोई बाबा का चूरन या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ब्रेस्ट को वापस से करते हैं। ओवर द टाइम अगर छोटी बच्चियाँ हैं, जब भी उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 13 से जैसे प्यूबर्टी आती है, तो वो धीरे धीरे अगर उस टाइम पे इम्बैलेंस है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, तो लेटर इन द लाइफ बाय द टाइम दे रीच प्यूबर्टी प्रॉपर 13, 15 के बाद, 16 के बाद, तो वो डेवलप हो जाता है। बट समटाइम्स इट रिमेन्स अनडेवलप्ड, बट देयर इज़ नो इश्यूज़ इन दैट कि इसका इस कंडीशन है तो इसको कैंसर होगा या इसको कोई तकलीफ़ है इसलिए होगा। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस एंड बॉडी डेवलपमेंट। इज़ नथिंग कि कुछ तकलीफ़ है उसको इसकी वजह से। अच्छा, ऐसी कौन सी और एक बीमारी की हम बात कर सकते हैं जो कैंसर के अलावा आपके पास ज़्यादा तादाद में लोग जिसके लिए आते हैं, मोस्ट कॉमन थिंग आफ्टर दिस थिंग, ऐसा कुछ है? अब ब्रेस्ट के रिलेटेड, ब्रेस्ट में तो यूजुअली लंप्स का ही इश्यूज़ है
और अंडर डेवलप एक ब्रेस्ट मेरा बड़ा दिखता है एंड एक, तो यूजुअली फीमेल्स में वन ब्रेस्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द अदर अच्छा, इन जनरल। कोई कुछ भी, हाँ, राइट लेफ्ट नो देयर इज नो राइट लेफ्ट, बट देयर इज स्लाइट, वो हम बात करते हैं ना अपने जनरल लैंग्वेज में कि 19-20 का फ़र्क है, तो दैट इज देयर। सो इवन if you go and ask your wife या anyone, even I say कि there are some 19-20 का फ़र्क in all females, दैट इज नॉर्मल। that is normal। बट हाँ, अगर काफ़ी डिफरेंस है तो बच्चों में है तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम वेट टिल अडल्टहुड, 18 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं उनका डेवलपमेंट, बिकॉज दे आर इनटू डेवलपिंग फेज। प्यूबर्टी से वो एडल्टहुड में आ रहे हैं तो मे बी दे विल डेवलप समटाइम्स। जैसे हम बात करते हैं ना IUGR बाहर निकाला तो जल्दी पिकअप करता है ग्रोथ, वैसी वाली बात हो जाती है। तो दे विद एज द हार्मोन्स कम्स टू द नॉर्मल लेवल तो वो डेवलपमेंट हो जाती है। कभी कभी नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हो, बट नो ऑयल, नो चूरन, नो मेडिसिन, नथिंग विल हेल्प इन दैट कंडीशन। जैसे आपने अब बात की थी यंग फीमेल्स में, अभी हमने बात करी थी कि उनको भी जो प्रॉब्लम आता है या 20 साल की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उनको भी तभी सारी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती होगी, जैसे केमोथेरेपी है, रेडिएशंस है, बाकी सब, लेकिन उनके अंडाशय पे यानी ओवरीज पे भी असर होता होगा। तो फ्यूचर में जब उनको अगर बच्चा चाहिए, गर्भधारण अगर करवानी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है क्या? ब्रेस्ट कैंसर यंग फीमेल्स में जो अनमैरिड हैं उनके कंडीशंस में अगर उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेना होता है तो उनके डॉक्टर्स ये पहले से सलाह देते हैं कि या तो वो अपने एग्स को फ्रीज़ करवा लें, सो दैट अगर लेटर इन द लाइफ वो पूरे डिजीज़ फ्री हो जाएं और उनकी शादी करना है या उनको बच्चे करने हैं तो वो एग्स हम तब यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी यंग फीमेल जो अनमैरिड है वो अपने एग्स को आज के टाइम पे बिफोर कीमो एंड रेडियोथेरेपी दे शुड गो फॉर फ्रीजिंग, सो दैट वो लेटर ऑन द लाइफ अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ये फ्रीजिंग का प्रोसेस यानी कैसा होता है? अगर दर्शक पूछे कैसा करना है? फ्रीजिंग के लिए आपको यही है कि उसमें जो भी हम इंजेक्शंस देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ओवरीज में से एग्स जो रहते हैं वो हम निकाल के उनको नाइट्रोजन में फ्रीज़ करते हैं। जो हम IVF वगैरह सुनते हैं उसी तरीके का एक प्रोसीजर होता है, बट उसमें हम एम्ब्रियो मतलब जो बेबी बना के स्टोर करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। इसमें सिर्फ एग्स निकाल के जो मैच्योर होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको फ्रीज़ करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन लेटर ऑन आफ्टर मैरिज विथ हस्बैंड स्पर्म करके फिर उनको डेवलप करते हैं। एग्स फ्रीज करना है, ओवरी फ्रीज करना है, सिर्फ एग्स निकाल के सिर्फ फ्रीज करना है। आपकी ओवरी आपके शरीर में ही रहने वाली है, उसको कुछ नहीं होगा। आज आपने हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना ज़्यादा अवेयर किया है तो आई एम श्योर हमारे सारे ऑडियंस को बहुत सारी अच्छी एंड राइट नॉलेज आज मिली होगी। बट बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट वी वुड लाइक टू हैव वन मिथ्स एंड फैक्ट्स राउंड विथ यू, सो शैल वी? यस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, केवल वही महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती है जिनके परिवार में पहले किसी को हुआ, या ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक है? ये जेनेटिक है एंड अगर हिस्ट्री है तो चांसेस होते हैं, ये फैक्ट है कि उनको कैंसर, हाँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? नहीं होता, और ना ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर होता है। प्लीज़, वो मिथ है, एकदम मिथ है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में होता है? पहले की बात है तो हाँ, अभी कोई एज लिमिट नहीं रह गई। इवन यंग गर्ल्स अप टू 20 में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इवन 60-75 इयर्स ओल्ड लेडी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लंप मतलब कैंसर ही होता है? ऐसा नहीं है कि लंप मतलब कैंसर ही होता है। लंप अपना बेनाइन भी कंडीशन हो सकता है जो सिर्फ लंप ही होता है और कैंसर नहीं होता है। वो हर लंप कैंसर नहीं हो सकता। पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता? ये एकदम मिथ है। इवन पुरुषों में, मेल्स में देयर आर चांसेस कि दे कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए तो ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इवन विद द हेल्दी लाइफस्टाइल एनीवन कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर। एंड लास्ट, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब हमेशा
मैस्टेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट को ऑपरेट करके निकालना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार का ब्रेस्ट कैंसर मतलब पूरे ब्रेस्ट हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये गलत र्यूमर है लोगों के बीच में कि अगर हम है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उस पोर्शन को ही निकालते हैं जहाँ पे कैंसर ने अफेक्ट किया है। और अगर पूरा ब्रेस्ट निकालने का भी हुआ तो आज के टाइम पे ऑप्शंस है, प्लास्टिक सर्जरी से हम वो ब्रेस्ट रीबिल्ड कर सकते हैं। मैडम, आपका पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। आपने काफ़ी सारी जानकारी दी हमें। बिल्कुल 1 घंटे पर हमने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन मैं चाहूँगा आप एक आखिरी का एक मैसेज हमारे जो दर्शक ये पॉडकास्ट को देखने वाले हैं उनके लिए एक समराइज़ कर दे कि ये चीज़ें उनको लाइफ में करनी है, ख़ासकर महिलाओं के लिए, कि वो कैंसर से हमेशा बच के रहे, और अगर होता भी है तो उनको आगे क्या करना। मैं सभी फीमेल्स महिलाओं से यही बोलूँगी कि आप महीने में एक बार अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करें। अगर लंप मिलता है या लगता भी है तो वो हर टाइम कैंसर होगा ऐसा नहीं है। और अगर लंप मिलता है और आपको शर्म आ रही है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें, अगर फैमिली मेम्बर से नहीं डिस्कस करें, लेकिन प्लीज़ डिस्कस करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि अगर हमको जितनी जल्दी पता चले उतनी अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है एंड आप वो डिज़ीज़ फ्री लाइफ बहुत लंबे टाइम तक जी सकते हैं और बिना कोई कष्ट के जी सकते हैं। तो आप जो भी डिस्कस है, जो भी आपको लगता है, एक बार डॉक्टर के पास जाके ज़रूर बात करें, ताकि आपका जो भी स्ट्रेस है उस चीज़ को लेके या कोई भी तकलीफ़ है उस ब्रेस्ट को इसमें लेके, वो आपके हेल्थ के ऊपर अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो उसका कुछ तो निदान निकले। और ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन आप खुद से करें या डॉक्टर से करवाएं, लेकिन महीने में एक बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई एज लिमिट नहीं रह गया है। तो वो यंग फीमेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं, इवन ओल्ड एज 60-50 कोई भी एज में ब्रेस्ट कैंसर कभी भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन और कोई भी तकलीफ़ है ब्रेस्ट से रिलेटेड वो डिस्कस करना ज़रूर करें, वो शेम या शर्म लेके ना बैठे। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत सारी बड़ी जानकारी आपने दी है महिलाओं के ऊपर। जो ब्रेस्ट कैंसर्स की तलवार हमेशा रहती है और रहेगी। जब बच्ची पैदा होती है तो उसके अलग प्रॉब्लम्स, बच्ची बड़ी होती है, महिला होती है, उसकी अलग प्रॉब्लम्स, ये हमेशा रहने वाला है। लेकिन अगर ये जानकारी सबको मिल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो मैं समझता हूँ काफ़ी सारी तकलीफ़ों से महिला बच सकती है और ख़ुद तो खुशहाल रहेगी, अपने परिवार को भी खुशहाल रख सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। आज का बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट हुआ है, इट्स बिग अवेयरनेस फॉर एवरीवन। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड ये आज का जो ब्रेस्ट के ऊपर हमने जो भी डिस्कस किया, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, सो दैट ये जो केसेस हमारे बढ़ रहे हैं वो कम हो और लोग बातें डिस्कस करें, सो दैट इवन मेल मेंबर जो घर में होते हैं, इवन दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम से फीमेल्स गुजर रही हैं, सो दैट वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने तरीके से या कोई भी एंगल से, सो दैट ये केसेस कम हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम। तो इसी तरह के नॉलेज भरे पॉडकास्ट के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।